भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। रंग समागम। नमस्कार, मैं हूं विजय सिंह। भारतेंदु नाट्य एकेडमी की तरफ से आयोजित रंग समागम 2020 में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत उपस्थित हैं जिन्होंने कॉमर्शियल थिएटर को एक नई परिभाषा दी, जिन्होंने न सिर्फ रंगमंच में बल्कि फिल्मों में भी अपने उम्दा अभिनय के माध्यम से अपनी एक पहचान बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राहुल बुच्चर जी की। राहुल बुच्चर जी, स्वागत है आपका भारतेंदु नाट्य अकेडमी के कार्यक्रम रंग समागम वेबिनार में। धन्यवाद विजू जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर एंड आई डोंट नो मैं इस ऑनर और इस आदर का हकदार हूं या नहीं हूं, बट थैंक यू वेरी मच जो आपने हमें यहाँ पे मेरे को बुलाया, याद किया। तहे दिल से आपका शुक्रगुजार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। और लॉकडाउन के इस दौर में जब सभी लोग अपने अपने घरों में कैद है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी की इस पहल को आपने स्वीकारा और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर इज ऑल माइन सर। उम्मीद करते हैं सर पूरी तरह स्वस्थ होंगे आप। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच एंड आई एम श्योर आप लोग भी सब स्वस्थ हैं और खुश हैं सब लोग। जी 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 जी, निश्चित तौर पे सभी बहुत उम्दा हैं और आपसे मिल करके हम सभी और उम्दा हो गए। रंगमंच के साथ, थिएटर के साथ एक बड़ी उम्दा यात्रा आप कर रहे हैं इस वक्त, और पूरे देश की नजर इस समय अगर कॉमर्शियल थिएटर को लेकर के देखें तो आपकी तरफ है। बहुत उम्मीद के साथ लोग आपको देख रहे हैं। आप एक गेम चेंजर की तरह आए हैं इस पूरी श्रृंखला में, अगर हम कहें। शुरुआत से बात करेंगे, एक लंबा सफर रहा है आपका। सबसे पहले थिएटर से कैसे जुड़ना हुआ आपका? सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं थिएटर से जुड़ा 33 साल की उम्र में, 33। सो आज से मतलब आज मैं 43 का हूँ, 44 मेरा ईयर चला, तो 11 ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं मेरे को थिएटर से जुड़े हुए। बट मैं 33 साल बहुत लेट जुड़ा थिएटर से, लेकिन अब ऐसा जुड़ा कि कभी दूर नहीं हुआ और आई थिंक आखिरी दम तक थिएटर के साथ ही जुड़ा रहूंगा। तो थिएटर से जुड़ने का मेरा सफर भी बहुत ही तो थिएटर से जुड़ने का मेरा सफर भी बहुत ही अजीब सा था। मतलब जैसे मैंने स्टार्ट किया, इट वाज समथिंग जो आई कुड नॉट इवन एक्सपेक्ट कि ऐसे शुरू होगा। सो एक वर्कशॉप का एड देखा, थिएटर वर्कशॉप का। मैं बुक माई शो पोर्टल उस टाइम नया नया शुरू हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था नया नया। सो मैंने बुक माई शो पे थिएटर में बहुत देखता था, मतलब बहुत सारे शोज और बहुत सारे प्लेज, बहुत सारे विभिन्न नाटक और सब लोगों को मैं देखने का बड़ा शौकीन था, क्योंकि मूवीज से मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा बोर हो चुका था। तो मेरा मन था कि मैं कुछ ऐसा देखूं जो लाइव एंटरटेनमेंट हो, कुछ अलग हो, हटके हो। तो मैंने वो शुरू किया और 50-60-100 नाटक देख डाले। जैसा भी था शो, सैटरडे संडे देख देता था। तो एक दिन मैं बुक माई शो पे थिएटर की टिकट बुक कर रहा था, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज तरीके से चलना चाहता हूँ और थिएटर को भी बुक माई शो से ही टिकट्स बुक करके जाता था। तो मेरे को वहां पे एक कमर्शियल वर्कशॉप का एक एडवर्टाइजमेंट दिखा कि ज्वाइन थिएटर वर्कशॉप एंड सी योरसेल्फ ऑन स्टेज। तो मैंने वो वर्कशॉप ज्वाइन करी। बहुत आई वुड से कि बहुत ज्यादा डिबेट और बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन और कॉन्टेम्पलेशन के बाद अपने माइंड में मैंने वो वर्कशॉप को मैंने उसको ज्वाइन किया। 4 दिन मैं गया, बाहर देखता रहता था बैठ के। छोटे छोटे बच्चे 18, 20, 22 साल के खेलते थे उसमें। मैं कहा ये वर्कशॉप हो रही है कि ये पकड़म पकड़ाई हो रही है, गेम हो रही है, क्या हो रहा है? बट उस टाइम कुछ आइडिया नहीं था कि वो भी थिएटर गेम्स होती हैं, आउटडोर गेम्स होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं। तो धीरे धीरे 4 दिन के बाद फिर जो वहाँ डायरेक्टर थे उन्होंने बोला सर आप आइए। मैं कहा आई एम वेरी ओल्ड, आई एम 33, 34 ऑलमोस्ट। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप इसको ज्वाइन करो और एक बार देखो, 2 दिन आके देखिए, अगर आपको समझ आता है तो हम इसको आगे लेके चलेंगे, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं, आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैं आपको बताऊं सिंह साहब, उसके बाद तो देयर वाज एब्सोल्युटली नो लुकिंग बैक। और आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ और 11 साल से थिएटर कर रहा हूँ। और पिछले आई थिंक 3 साल में तो हम लोगों ने अलग ही रिकॉर्ड कायम कर लिया। निश्चित तौर पर 125 कमर्शियल थिएटर शोज हम लोग एक साल में करते हैं, which makes us the largest theatre production company in the country. फेलिसिटी थिएटर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक आई वुड से एक सोसाइटी है। और
छोटे बच्चों की डेवलपमेंट के लिए हम इसका जो भी प्रॉफिट होता है हम उसमें डालते हैं, जो भी इससे प्रॉफिट हम निकलता उस है पे हम भी, आपके फेलिसिटी पे हम अभी आएंगे सर, क्योंकि उसके बारे में तो सभी को जानने की बड़ी उत्सुकता ये है। ये जानना चाहूंगा सर, ये वर्कशॉप जो आपने की, ये इसकी ड्यूरेशन लगभग कितनी रही होगी, जो पहली 3 वर्कशॉप महीने आपने ज्वाइन की? 3 मंथ 3 महीने? इसकी वर्क, हाँ इसकी 3 महीने की इसकी ड्यूरेशन थी। और उसमें हर जी जी तरीके जी की हम लोगों ने कला सीखी, काफी कुछ सीखने की कोशिश जी की। जी और एक उसके बाद एक हमारा प्ले भी था, जो दिस वर्कशॉप वाज प्ले ओरिएंटेड, मतलब ये सिर्फ जी वर्कशॉप जी नहीं जी। थी। तो उसमें हाँ, एक प्ले प्रोडक्शन साथ में, ओरिएंटेड वर्कशॉप थे। आप प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप की प्ले जरूर था उसके साथ, तो उस प्ले में भी मैंने भाग हम्म, लिया और सेकंड जी थर्ड इन जी जी लीड का मैंने रोल भी किया, अच्छा लगा। तो जी 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 बस जी। यही था। अच्छा, सबसे पहली बार राहुल सर आपको कब लगा कि मतलब एक्टर बनने की गुंजाइश मुझ में है, कुछ कीड़ा है जो मतलब खींच रहा है उस तरफ, अभिनय की ओर, सबसे पहली बार? सिंह साहब, मुझे क्योंकि ही लगता है ईश्वरी कि ईश्वरी ईश्वरी कृपा से आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं, तो लेकिन ये आभास कब हुआ कि हमें मंच पे जाना चाहिए? मेरे को मंच का तो नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से इस दुनिया का हर इंसान, और ये मैं बिल्कुल रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, इस दुनिया के हर इंसान ने जिंदगी में एक न एक बार ये जरूर सोचा होगा कि यार मैं एक्टर होता तो कैसा होता। उसके मन में ये निश्चित तौर चाह चाह जरूर आई होगी, चाहे वो आज पॉलिटिशियन बन गया, चाहे वो आज बिरला टाटा बन गया, लेकिन सबके दिमाग में आई थिंक एक बार ये चाह और ये एक आई वुड से एक विश जरूर होती है कि यार मैं एक्टर बन जाऊं, या एक्टिंग जी करके जी देखते हैं कैसा होता है। क्योंकि बाहर से सबको आसान भी लगता है वो सब, मैं अभी जी जी। निटिग्रिटीज में नहीं जा रहा, लेकिन हर इंसान का एक सपना होता है कि यार मैं एक्टर बन जाऊं। तो ऐसे ही मेरा भी सपना था। और वो सपना, क्योंकि हमारे फादर साहब की बहुत जल्दी उनका देहांत हो गया था, तो मेरे कई सपने थे जो मैंने फिर अपने सपनों को आई वुड से बंद करके और सिर्फ बिजनेस में जी ध्यान दिया, ताकि हम अपने बिजनेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए। और इसलिए वो जी जी। जो सपना था वो सपना ही रह गया। तो 15-20 साल की जो स्ट्रगल थी उनकी डेथ के बाद, तो वो स्ट्रगल हमारे काम पे लगी। और बाद में 33-34 साल की उम्र में जो थोड़ा सा आदमी को लगता है कि यार थोड़ा बहुत सेटल कर लिया लाइफ में अपने आप को, तो फिर हमने ये थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन करी। और ये वर्कशॉप ज्वाइन करने का कोई आगे का कोई मोटिव नहीं था कि इसके बाद मैंने ये करना है वो करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको ज्वाइन करने का जी जी सिर्फ ये था कि एक बार 3 महीने जाके देखे तो सही कि आप कुछ कर भी सकते हो कि नहीं, अपने लिए कुछ कर सकते हो कि नहीं। नहीं तो आदमी हर चीज हर लोग सबके लिए करता है, अपने माँ, अपने बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना फैमिली, अपने दोस्त, अपने वटेवर सबके लिए करता है, लेकिन अपने लिए जिंदगी में इंसान को जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं अपने लिए 3 महीने जी के देखता हूँ। जी और जी वो दिन जी आज का दिन है। बहुत समय निकल गया, 11 साल निकल गए, और मैं अपने लिए जी। ही जीने की कोशिश अब कर रहा हूँ। बहुत उम्दा सर। सर, फेलिसिटी थिएटर आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कॉमर्शियल थिएटर की बात करेंगे तो फेलिसिटी थिएटर का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, शीर्ष पे मिलता है। फेलिसिटी थिएटर ग्रुप बनाने का विचार कब आया मन में? सर, फेलिसिटी थिएटर ग्रुप एक्चुअली क्या था, फेलिसिटी ग्रुप था हमारा। ये 2009 में मैंने इसको इस्टेब्लिश किया था, फेलिसिटी ग्रुप के नाम से। जी जी हम लोग जो मैंने वर्कशॉप ज्वाइन करी थी, उसी वर्कशॉप में मैं बतौर एक्टर शामिल हो गया। और धीरे धीरे करके जी जी मैं वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे तक पहुंच गया उसी ग्रुप में। और उस जी ग्रुप जी के सारे प्लेस को और सारे थिएटर को, जितना भी वो लोग थिएटर करते थे, जितना भी सब कुछ करते थे, उसको फेलिसिटी ग्रुप हेल्प करता था। जो मेरा रियल एस्टेट ग्रुप था, जो मेरा कंस्ट्रक्शन का जो विंग है, तो वो उसको बड़ा ओके। सपोर्ट करता था, बहुत सपोर्ट करता था। और हम हर बैनर पे, हर होर्डिंग पे, हर एडवर्टीजमेंट पे फेलिसिटी ग्रुप जरूर होता था उस ब्रांड के साथ। जिस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ उसके साथ फेलिसिटी ग्रुप जी जी जरूर जी होता था। और धीरे धीरे करके वो ग्रुप भी बढ़ता गया। फेलिसिटी तो था ही एक अपने में एक कमर्शियल आई वुड से कॉर्पोरेट था। तो जी 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 और क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट था, तो एज द मैनेजिंग डायरेक्टर मैंने उस ग्रुप को बहुत सपोर्ट किया। मेरा कभी भी ये इंटेंशन नहीं था कि मैं एक अलग से फेलिसिटी ग्रुप हटा के उसको थिएटर कर दूंगा। तो लोगो सेम है, सब कुछ सेम है, फेलिसिटी ग्रुप और फेलिसिटी थिएटर का, सिर्फ थिएटर और ग्रुप वर्ड का फर्क है। तो जी ये जी तो मैंने जी कभी नहीं सोचा था। तो फिर उसके बाद हम्म धीरे धीरे हुआ कि अब इसको और बड़ा करना है, क्योंकि एक इंटरेस्ट भी जाग गया था और बहुत सारे लोग जुड़ने लग गए थे।
अकेला वो जी कहते हैं जी। ना, सफर अकेला शुरू किया और कारवां बढ़ता चला गया, लोग साथ आते गए और कारवां बनता और कारवां बढ़ता गया। चला गया। तो ये वाली जो हमारी हमारी एकदम परफेक्ट कहावत बैठती है कि जी अकेला जी। चला था और लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता चला गया। तो मैंने कहा कि अब इसको हम एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करें जिसमें कोई भी हिंदुस्तान का ग्रुप हो। और ये मैं आपको अगेन ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये मैंने जब फेलिसिटी थिएटर का मैंने जब उद्घाटन किया था तो मैंने उस स्पीच में भी यही चीज बोली थी, और मेरा आज भी मोटो यही है। हिंदुस्तान का कोई भी ग्रुप जिसको किसी भी टाइप की सुविधा चाहिए, किसी भी टाइप की जरूरत हो, किसी भी टाइप की आई वुड से कमर्शियल से लेकर इमोशनल से लेकर मॉरलिस्टिक से लेकर कोई भी टाइप का सपोर्ट चाहिए, चाहे वो प्रॉप्स का हो, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो कमर्शलाइजेशन का हो, चाहे वो सेल्स का हो, किसी भी चीज का सपोर्ट, किसी भी तरीके का सपोर्ट अगर किसी ग्रुप को चाहिए तो फेलिसिटी थिएटर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के दरवाजे उस ग्रुप के लिए हमेशा खुले। और ये मैंने दिल्ली में कम से कम हमने 7 से 8 ग्रुप्स को सपोर्ट किया है। मैं नहीं कहता कि मेरे सपोर्ट से वो एकदम बहुत बड़े हो गए या जो भी हो गया, बट जी 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 जी। एक थिएटर ग्रुप जिसको छोटी छोटी चीजों के लिए वो तरसते हैं। एक 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 स्टूडियो में रिहर्सल की स्पेस ढूंढते हैं बेचारे, और जी जी जी। सड़कों पे रिहर्सल करते हैं, गार्डन्स में रिहर्सल करते हैं। हमारे मंडी हाउस में कम से कम ऐसे सैकड़ों ग्रुप्स हैं जो गार्डन्स में अपनी रिहर्सल करते हैं। तो मेरे दरवाजे उन सारे ग्रुप्स के लिए हमेशा खुले कि मेरे से जो भी थोड़ा बहुत जो भी बन पाएगा मैं उन ग्रुप्स के लिए करूंगा। और मेरा बेसिक मोटो फेलिसिटी थिएटर को सेट करने का सिर्फ यही था कि एक ऐसा बैकबोन होना चाहिए गवर्नमेंट के अलावा, एक ऐसा बैकबोन होना चाहिए जो इस इंडस्ट्री को अलग लेवल, अलग मुकाम पर ले जाए। जी जी। और जो लोग थिएटर को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज करते हैं, वो थिएटर को स्टेपिंग स्टोन यूज ना कर उसमें उसी में ढल जाए कि स्टेपिंग स्टोन है जी, थिएटर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू मूवीज। मैं उस चीज में विश्वास नहीं रखता। मैं मूवी एक्टर्स को थिएटर में लेके आने में विश्वास रखता हूँ कि मूवी एक्टर्स थिएटर में आ जाए। सो मेरा थोड़ा सा फंडामेंटल थोड़े से फर्क है, और मैं ये चाहता हूँ कि थिएटर को इतना कमर्शलाइज किया जाए, इतना उसके अंदर रस भरा जाए, इतना सपोर्ट किया जाए लोगों को कि लोगों को थिएटर के अलावा और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। जो आदमी सुबह से अपने काम पर जाता है, क्लर्क का काम करता है, सेल्स का काम करता है, मार्केटिंग का काम, जो भी काम करता है बेचारा, और शाम को 7 बजे के बाद वो 2 घंटे थिएटर करना चाहता है, और उसको मन सिर्फ थिएटर करने का है, लेकिन वो अपनी गुजर बसर जो उसको करनी है उसकी वजह से उसको काम करना पड़ रहा है। सो उसमें हम इतना कमर्शलाइजेशन और इतना हम रस डाल देना चाहते हैं कि वो अपना काम छोड़कर सिर्फ थिएटर को ही अपना काम बना ले। दैट इज माई ड्रीम। मेरा ड्रीम ये नहीं है कि हम थिएटर को यूज करके और कल मैं कोई कमर्शियल पिक्चर साइन कर लूं, कोई मूवी बनाने लग जाऊं ना। मेरे पास बहुत ऑफर्स थे, मेरे पास मैंने करा भी है एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट एज अ पैशन के तौर पे कि चलो एक कमर्शियल मूवी करके देखते हैं कैसा होता है। 15-20 मिनट का रोल किया श्रीदेवी जी के साथ। देखा लोगों ने। तो श्रीदेवी जी की लास्ट मूवी थी मॉम, बोनी कपूर प्रोडक्शन। तो लेकिन उसके बाद मैं वापस थिएटर में, और मैं मूवी स्टार्स को और जो बॉलीवुड के जो बड़े बड़े दिग्गज सेलिब्रिटीज हैं उनको मैंने थिएटर में लाके कोशिश ये करी कि इसमें हम रस भरे, इंस्टेड कि हम वहां पर जाए। हम अपनी इंडस्ट्री को मरने नहीं देना चाहते। थिएटर इंडस्ट्री जो है वो 5000 वर्ष पुरानी है। ना अटक, नाटक का मेरे हिसाब से मतलब होता है ना अटक। तो हमें अटकना नहीं चाहिए, हमें वन टेक में इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहिए और हमें नाटक करते रहना चाहिए। ये बहुत उम्दा पहल है राहुल साहब कि आपने एक ऐसा दौर भी चल रहा है जब लोग संसाधन के अभाव में नियमित रंगमंच नहीं कर पा रहे हैं, या रंगमंच कर भी रहे हैं तो जैसा कि आपने कहा कि उसे सिर्फ स्टेपिंग स्टोन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, या कई बार ऐसी भी स्थितियां हो रही हैं कि चाहते तो हैं करना लेकिन आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो पा रहे हैं, ये विधा आर्थिक रूप से सशक्त नहीं कर पा रही है हमें, इसलिए हमें ड्रॉप करना पड़ रहा है ये मीडिया। तो आपने ये जो पहल की है वो वाकई काबिले तारीफ है, और बधाई का पात्र हैं आप और फेलिसिटी थिएटर ग्रुप कि एक इतनी खूबसूरत जो विधा है उसको निरंतर आप पुष्पित पल्लवित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत विशेष बात आपके ग्रुप की है, जो जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ फेलिसिटी थिएटर ग्रुप को, आप ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स पे ज्यादा काम करते हैं। मैं जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ
तो एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि रंगमंच में जो युवा निर्देशक हैं वो इस बात का संघर्ष कर रहे हैं कि नई स्क्रिप्ट्स नहीं है, कैसे काम करें। लेकिन आपका जो ग्रुप है वो लगातार एक अलग डिपार्टमेंट उस पे काम कर रहा है कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स हम कैसे लेकर के आए, फ्रेश कंटेंट कैसे लोगों तक लेके आए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो नई स्क्रिप्ट्स लेके आप आ रहे हैं दर्शकों के बीच में? सर मैं ज्यादा की बात नहीं करता। मेरी कोई भी स्क्रिप्ट जो है, आप कोई भी स्क्रिप्ट उठा लीजिए, वो ओरिजिनल है। आज जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, फेलिसिटी थिएटर के कम से कम 15 से 20 हमारे राइटर्स ऐसे हैं जो अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पर इस समय कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, फेलिसिटी थिएटर के लिए लिख रहे हैं, और उसके बाद हमें नरेशन दी जाती है। और हमारा एक पूरा एक कमेटी है, 5 आदमियों की कमेटी, हेडेड बाय ऑफ कोर्स मी, और हम उस नरेशन को सुनते हैं। उसमें क्रिएटिव लोग हैं, उसमें बहुत उम्दा थिएटर जगत के दिग्गज नाम हैं जिन्होंने बहुत सालों से थिएटर करा है, और वो और हम लोग सब मिलके उन नरेशंस को सुनते हैं और हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, और उसके बाद उसी स्क्रिप्ट पर हम लोग प्ले को बनाते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक प्ले है महाभारत द एपिक टेल। ये आज की तारीख में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे सुपर हिट माइथोलॉजिकल प्ले। इट इज द नंबर 1 माइथोलॉजिकल प्ले ऑफ द कंट्री। ये आप अगर गूगल करेंगे तो आपको इसमें लिखा हुआ आएगा विकिपीडिया पे कि इट इज द नंबर 1 कमर्शियली सक्सेसफुल नंबर 1 माइथोलॉजिकल प्ले ऑफ द कंट्री। और उसको पुनीत इस्सर साहब को मैंने रिक्वेस्ट करी, पुनीत इस्सर द बॉलीवुड सेलिब्रिटी, उनको मैंने रिक्वेस्ट करी कि साहब आप एक ऐसा प्ले बनाइए जो ना कभी किसी ने सुना, ना देखा, ना जाना हो। उस लेवल का हमें आप एक प्ले बना कर दीजिए, लिख कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए। और उन्होंने उसमें 2 वर्ष का समय उन्होंने लगाया उस स्क्रिप्ट को लिखने में। हमने अभी लखनऊ में उस नाटक का हमने मंचन करना था अप्रैल महीने में, अप्रैल 2020 में करना था, और लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। पर हमने उसके अभी 54 शोज ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं पिछले सवा साल पहले हमने उसको लॉन्च किया। सो ऐसे ही हमारा एक और प्ले है जब भी सेपरेटेड। वो राकेश बेदी साहब जो कॉमेडी किंग है, उन्होंने वो ड्रामा लिखा जिसमें श्वेता तिवारी एक्ट करती हैं, मैं श्वेता तिवारी जी और आप हैं। हाँ, और राकेश बेदी जी भी एक्ट भी करते हैं। उन्होंने रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश बेदी। सो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तो राकेश जी के दिमाग में ये चीज थी। जो भी राइटर के दिमाग में चीज होती है, जो पिछले 5-6 साल से एक चीज पर काम कर रहा है, मैं उसको उठाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अगर एक आदमी 4 से 5 साल से एक चीज के बारे में सोच रहा है, चाहे वो एक फैमिली ड्रामा हो, चाहे वो एक माइथोलॉजिकल ड्रामा हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उससे ज्यादा पकड़ उस सब्जेक्ट की मेरे हिसाब से किसी के पास नहीं। आप जितनी मर्जी नाटक की किताबें खरीद लीजिए। हमारे फेलिसिटी थिएटर का जो स्टूडियो है मंडी हाउस में, उसमें आपको नाटक की किताबें तो मिलेंगी, लेकिन हमने उसमें से एक भी नाटक को इनैक्ट नहीं करा होगा, नहीं किया। सिर्फ वर्कशॉप के लिए हमने एज अ वर्कशॉप हमने उसको करा होगा। सो दैट इज द थिंग। देन एक और हमारा प्ले है पत्ते खुल गए। ये भी राकेश बेदी जी द्वारा लिखा गया है, एंड ही इज डायरेक्टेड इट। और अभी हम एक और प्ले लिख रहे हैं। एक हमारे रमन कुमार जी हैं, हमारे डायरेक्टर, जो फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर हैं रमन कुमार जी। आई थिंक 50 से ज्यादा पिक्चरें डायरेक्ट करी हुई हैं। ये जो है जिंदगी और तारा सीरियल जो आते थे एक जमाने में, वो सारे इन्होंने डायरेक्ट की। सो वो भी हमारे लिए ओरिजिनल स्क्रिप्ट एक उन्होंने लिखी जिसका नाम था रॉन्ग नंबर। वो भी एक कमर्शियल कॉमेडी प्ले था। फिर उन्होंने एक हेलो बहुत पॉपुलर रहा। 100 शोज कर चुके हैं उसके हम लोग। पिछले 2018 में, अप्रैल 2018 में हमने उसको लॉन्च किया था, और अब तक हम उसके 100 मंचन कर चुके हैं। कैन यू इमेजिन? सो ये कारवां चलता ही रहेगा, क्योंकि लोगों को ओरिजिनल चीज की कद्र है। और अगर हमने महाभारत भी लिखा तो महाभारत भी हमने काव्य फॉर्म में लिखा। हमने उसको नाटक को हमने एज अ पोएम हमने आगे बढ़ाया और आगे लिखा उसको पुनीत जी ने। अरे वाह! हाँ बिल्कुल। तो जो डायलॉग्स हैं वो भी सारे गद्य फॉर्म में, मतलब कविता के जैसे हैं। पोएटिक फॉर्म में आपने यूज किया, पोएटिक फॉर्म में यूज किया। तो वो मतलब पूरी की पूरी एक भी डायलॉग ऐसा नहीं है कि वो डायलॉग हो, वो डुप्लेट्स में चलता है। जी। महाभारत की बड़ी अच्छी बात आपने की। पुनीत इस्सर साहब का तो दोनों ही महाभारत से ताल्लुक रहा है, चाहे वो बाद में जो स्टार प्लस पे महाभारत आई उसमें वो परशुराम बने थे, और पिछली महाभारत से भी उनका ताल्लुक रहा है। तो उन्होंने जो उनका तो निश्चित तौर पे उन्होंने 2 महाभारत को जिया है,
तो उन्होंने जो लिखा या आप लोगों के बीच का जो थॉट प्रोसेस रहा इस महाभारत को पूरा आकार देने में, अगर उसके बारे में कुछ आप बता सकें। सर पुनीत जी, आई थिंक पुनीत इस्सर साहब इज एन एनसाइक्लोपीडिया इन माइथोलॉजी। आज जितनी उनकी पकड़ माइथोलॉजी में, हिंदुस्तान में जितनी पुनीत इस्सर साहब की पकड़ है, उतनी शायद ही किसी भी और इंसान की पकड़ होगी माइथोलॉजी में। सो पुनीत जी को जब आप ये टास्क आपने रिक्वेस्ट करा कि साहब आप इसको लिखिए और आप इसको बनाइए, तो वो एक अलग जोन में चले गए। वो एक अलग जोन में चले गए साहब। 2 साल अगर एक इंसान ने लगाए हैं लिखने में, तो सिर्फ लिखने में 2 साल नहीं लगाए, उसने कॉन्सेप्चुलाइज किया, उसने डिजाइन किया, उस शख्स ने डिस्कशंस किए, और बड़े बड़ी किताबें उन्होंने, कितनी किताबें पढ़ डाली उन्होंने, कितने लोगों से डिस्कशन किया, कितने आई वुड से माइथोलॉजिकल साहित्यकारों से, पता नहीं किस किस से उन्होंने मीटिंग्स करी, कितने पंडितों से बातें करी, और तब जाके उन्होंने हमारा महाभारत द एपिक टेल निकाला। और मतलब 2 साल उन्होंने, 2 वर्ष का समय उन्होंने इसमें लगाया। बड़ा समय होता है, बड़ा समय होता है 2 साल। तो उसमें से 1.5 साल तो वो सिर्फ डिजाइन और कॉन्सेप्चुलाइज करते रहे, और उसके बाद उन्होंने 6 महीना लगाया और उसको 6 महीने में कविता फॉर्म में उसको निकाल के आप लोगों के सामने पेश किया। और अभी हमारा एक और, जैसे महाभारत द एपिक टेल तो हमारा एक सुपर हिट कमर्शियल सक्सेस बन चुका है ऑलरेडी, और फेलिसिटी थिएटर को एक अलग आई वुड से प्लेटफॉर्म पे ले जाने में महाभारत द एपिक टेल का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो अभी हम लोगों ने अगेन, जैसे मेरा होता है कि हम नई नई चीजें अपनी ऑडियंस को दिखाएं, क्योंकि मैं ये सारा काम पैशन के लिए कर रहा हूँ, और मेरा सिर्फ ये रहता है कि हम लोग इसमें और क्या दिखा सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि अब हम लोग एक नई चीज और सोच सकते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अब आप रामायण बनाएं, रामायण जय श्री राम। ये हमारा नया प्ले जो वो लिख चुके हैं और उसकी रिहर्सल शुरू हो चुकी है। हाँ, सो अगले साल, हाँ, या तो इसको नवंबर में हम लोग लॉन्च करेंगे या जनवरी 2021 में लॉन्च करेंगे, और इसका नाम रहेगा रामायण जय श्री राम। तो ये भी महाभारत जैसा ही एक सुपर हिट कमर्शियल शो बनेगा। और जितना उन्होंने राइटिंग में और डायरेक्शन में जितना उन्होंने एफर्ट डाला, उससे ज्यादा एफर्ट मैंने डाला होगा प्रोडक्शन में। और हमने इसमें एक बहुत भव्य हमारे सेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, एलईडी स्क्रीन्स हैं। आज की तारीख में थिएटर में कोई इंसान एलईडी स्क्रीन इस्तेमाल करने से घबराता है कि ये टिकट बेच के हम ये पैसा निकाल भी पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोगों ने वो पहल करी, और हमने पीछे पूरी की पूरी, जैसे मुगले आजम आपने देखा होगा, उस लेवल का हमने प्ले बनाया जिसका नाम है महाभारत द एपिक टेल। और अब रामायण भी हम उससे भी और एक कदम अच्छा ही बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका कंपैरिजन आप ही के साथ होता है। हाँ, निश्चित तौर पे ये है महाभारत। तो सबसे पहले तो लखनऊ वालों की शिकायत है कि अब तक वो महाभारत नहीं देख पाए हैं। लॉकडाउन समाप्त होते ही हम सभी महाभारत देखना चाहेंगे फेलिसिटी थिएटर। बिल्कुल, और मैंने बल्कि आप लोगों के ग्रुप में मैंने 1-2 लोगों से रिक्वेस्ट भी करी थी, और हम लोग ऑडिटोरियम भी ढूंढ रहे थे। फिर हमने सोचा इसको ओपन में करेंगे, फिर विधानसभा के सामने जो ग्राउंड है वहां पर हमारी बात भी हुई कि हम इसको करेंगे, और काफी हद तक हमारा फाइनल हो चुका था। लेकिन फिर ये लॉकडाउन और ये सारा हो गया, तो बस अभी स्थगित है। लेकिन उम्मीद है लॉकडाउन के बाद हम लोग जल्दी ही देख पाएंगे महाभारत को। आप बिलीव नहीं करेंगे सिंह साहब, मेरा हर प्ले यूपी उत्तर प्रदेश से लॉन्च होता है। मेरा कोई भी प्ले हो, मेरा रॉन्ग नंबर प्ले था, जब भी सेपरेटेड था, या कोई भी प्ले हो, हम लोग कोशिश ये करते हैं उसको कानपुर से लॉन्च करने की। जी। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश के साथ एक अलग ही प्यार है, और हमारे सारे तो अब ये आप बात तो उत्तर प्रदेश की आई है, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ऐसा उत्तर प्रदेश के साथ ये जो भावनात्मक जुड़ाव है आपका, इसके पीछे का कारण क्या है? सर, यहाँ की जो ऑडियंस है ना, वो जब थिएटर देखती है तो वो अपने दिल दिमाग खोल कर देखती है, और इससे ज्यादा अच्छी ऑडियंस, मतलब मैं तो पैन इंडिया शोज करता हूँ, मेरे को मेरी बाकी ऑडियंस आई वुड से नाराज भी हो सकती है इस चीज के लिए, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि उत्तर प्रदेश की जो इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है, स्पेशली लखनऊ कानपुर की, वो आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। क्या बात। जितने क्रिटिक्स हैं, तो आज की तारीख में अगर आप प्ले वहां से लॉन्च करते हैं, इसके बहुत सारे कारण है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ऑडियंस इतनी क्रिटिकल है, ऑडियंस इतनी दिमाग वाली है, ऑडियंस इतनी भरी हुई है रंगमंच से और घुसी हुई है उसके अंदर, कि वो आपको बहुत जबरदस्त एडवाइस देते हैं, आपको आपके शो को आगे कमर्शियली हिट करने के या सक्सेसफुल करने के। बहुत सारे एडवाइजेस मिलते हैं मुझे। और उसके बाद हम लोग एक सेशन रखते हैं कानपुर में, जिसमें
कम से कम 15-20 जो दिग्गज हस्तियां हैं थिएटर की, जिनको नॉलेज है थिएटर के बारे में, जो क्रिटिकली एनालाइज किया होता है, जिन्होंने एक रात पहले मेरा प्ले, हम उनसे डिस्कशन जी जी करते जी हैं। चाय पे चर्चा नाम देता हूं मैं उसको, और हम लोग अपना जी जी। डिबेट करते हैं, और वो अपने सारे सवाल, सारे प्रश्न रखते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे सिंह साहब, मैं कम से कम नहीं तो 20%, 15% अपने नाटक को ठीक भी कर लेता हूँ इन लोगों क्या के। बात है। हाँ, नहीं तो फायदा क्या है। दूसरा मेरा जो सबसे बड़ा कारण यूपी में लॉन्च करने का है कि यहाँ पर जो मीडिया है, जो आप लोगों के जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो मीडिया है, इट इज जी वेरी जी ब्यूटीफुल एंड वेरी सपोर्टिव। इससे अच्छी मीडिया, इससे चौकन्नी मीडिया, और इससे ज्यादा खूबसूरती से लिखने वाली मीडिया, अगेन मैं बोलूंगा, मैंने कहीं नहीं देखी। मेरे को क्या बात। हाँ, कानपुर लखनऊ में मेरे को जितने आर्टिकल्स मिलते हैं, जितने मेरे को एडिटोरियल्स मिलते हैं, जितना वो मेरे प्लेस को सराहते हैं और मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आते हैं, इट इज अनबिलीवेबल। इट इज अनबिलीवेबल। नॉट दैट कि बाकी जगह नहीं होता, मैं तो अपने जी जी। प्रमोट इतनी ब्यूटीफुली अपने प्लेस को करता हूँ कि ऐसी मार्केटिंग करता हूँ कि कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हाँ, उस पे लेकिन भी आएंगे अभी, हाँ, उस वो भी तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, उस पे भी आएंगे अभी। ये जो यूपी की जो मीडिया है, मैं इनको हैट्स ऑफ एंड इनको सलाम करता हूँ कि वो नाटकों को इसी तरह से प्रोत्साहित करें, प्रमोट करें। मैं तो साल में 2 बार जी आता जी। हूँ वहां पे, या शायद 3 बार आता हूँ मैं। लेकिन जो जी जी। आप लोग हैं, जो आप लोग वहां पे प्लेस कर रहे हैं, आप लोग जो लिख रहे हैं, अगर आपको घर घर पहुंचना है तो मीडिया का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और आप लोग निश्चित थिएटर तौर में रह के, हम लोग थिएटर में रह के उस चीज का पैसा नहीं दे सकते, एडिटोरियल का पैसा नहीं दे सकते। हमारे पास सिर्फ हमारा टैलेंट है जो बोलता है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपने विचार रखते हैं। और अगर मीडिया अच्छी है तो वो उसको घर घर में ले जाएगी, और फिर उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज करें। मेरे शोज देखो, मेरे बिल्कुल। प्लेस देखो। आप चाहे मेरे को उसके बाद जूते मारो, वो भी ठीक है। आप मेरे को सर पे उठा लो, वो भी ठीक है। वो आप लोगों की अपनी विचारधारा है, जिसमें मैं कभी क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन घर घर पहुंचना बहुत जरूरी है, स्पेशली थिएटर का, निश्चित तौर। जो आज एक बिल्कुल, आई वुड से इट इज ऑन लॉगर ग्राउंड, जो अभी बहुत जी स्टेबल जी जी। ग्राउंड पर नहीं है। उसको हमें स्टेबिलिटी लानी है, हमें स्टेबिलिटी प्रदान करनी है, और उसके लिए मीडिया और कॉर्पोरेट का आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ जुड़े होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक बात और जानना चाहूंगा सर कि एक ऐसा दौर है जब लोग थिएटर से सिनेमा की ओर भाग रहे हैं, लेकिन आपने इसमें गेम चेंजर की भूमिका निभाई है। आपने सिनेमा के लोगों को वापस से थिएटर में लाया। ऐसे लोग जो लगता था कि शायद हम इन्हें पर्दे पे ही देख पाएंगे, आप उन्हें हर एक शहर में लेके जा रहे हैं, लोग करीब से उनको महसूस कर पा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देख पा रहे हैं, उनसे हाथ मिला पाते हैं, उनके साथ सेल्फी ले पाते हैं। ये जो एक दूरी मिटाई है आपने सेलिब्रिटीज और आम जनता के बीच में, थिएटर लवर्स के बीच में, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। सर देखो, ये एक मुहिम है। आज आप ये देखिए कि आज हर इंसान जाके मूवी हॉल में अपने एक्टर्स को देखता है, अपने सेलिब्रिटीज को देखता है, और उनको जी एक जी दूर से देख कर बड़ा खुश होता है। आप इमेजिन करो, मेरा इसमें भी सिर्फ एक ही मोटिव था, एक ही जी जी। मेरा मोटिव था। वो ये था कि मैं थिएटर को उस लेवल पर लेकर जाऊं कि आदमी अपने घर से सैटरडे और संडे अपना बाकी सारा जो डांस पार्टी, डिस्को पार्टियां छोड़कर आदमी थिएटर तक पहुंचे। आदमी थिएटर तक कैसे पहुंचेगा? जब मैं उसको बेस्ट कंटेंट दूंगा। लेकिन कंटेंट का उसको जी जी। समझ तब आएगा जब वो ऑडिटोरियम के अंदर जाएगा, तब ना कंटेंट देखेगा, नहीं तो कहां से देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे और आप लोगों के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, वो सब इसी चीज पर आकर खत्म हो जाते हैं कि हम कहाँ से ऑडियंस को लेकर आए। ऑडियंस को लाना कितना जरूरी है वो आप समझिए कि कैसे उसको लाओगे जब जब आपके पास कुछ अट्रैक्शन नहीं रहेगी। तो मेरे जो सेलिब्रिटीज हैं, दे एक्ट लाइक अ मैग्नेट। तो ये मैंने जो आप गेम चेंजर बोलो, ये मेरी एक मुहिम थी कि सेलिब्रिटीज को जब हम होर्डिंग पे लगाएंगे और एडवर्टीजमेंट्स में लगाएंगे तो लोग कहेंगे अरे यार, ये तो हमने इस सेलिब्रिटी को तो हमने मूवीज में देखा था, इसको हमने सीरियल्स में देखा था। अरे ये तो हमारे बिल्कुल। लखनऊ शहर में हमारे सामने रूबरू होने वाला, लाइव परफॉर्म करने वाला है। चाहे कहीं पे भी करे, भारतेंदु में करे, चाहे संगीत नाटक में करे, एसएनए में करे, कहीं भी करे, लेकिन वो परफॉर्म करने वाला है। तो वो जी जी। आदमी, और वो एक ही दिन के लिए परफॉर्म करेगा। सपोज एक पुनीत सर है, सपोज एक राकेश बेदी है, सपोज एक अवतार गिल है, सपोज एक मनीषा लांबा है, डेलनाज ईरानी है। ये आपके शहर में आ रही हैं और आप उनको सिर्फ दूर से देखकर फोटो नहीं खिंचवा रहे, आप उनकी परफॉर्मेंस देखने जा रहे हैं। देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आदमी को और क्या चाहिए?
400, 500, 1000, 2000 रुपए की वो टिकट खरीद कर अगर वो शाम को वहां पर पहुंच जाता है और वो अपने एक्टर को परफॉर्म करते हुए देखता है, क्योंकि देखो एक्टर की जो सेलिब्रिटी स्टेटस है वो सिर्फ उसकी शक्ल नहीं है, उसने जो पर्दे पर काम परफॉर्मेंस किया है, नहीं उसने जो पर्दे पर काम किया है उसकी वजह से है। तो लोगों ने जैसे कोई आदमी अगर पुनीत इस्सर साहब का फैन है तो उसने उनको महाभारत सीरियल में देखा या कुली पिक्चर में देखा या XYZ पिक्चरों में देखा तो वो फैन बना ना। तो उसके सामने अगर वो लाइव स्टेज पर अगर वो परफॉर्म करेगा पुनीत इस्सर आपके सामने, तो इंसान को कितनी खुशी होगी कि यार जिस इंसान को मैंने पर्दे पे देखा वो यहाँ दिख रहा है मुझे सामने। सो पहले 10 मिनट जो होता है वो सेलिब्रिटी स्टक रहता है, जो ऑडियंस का जो आदमी होता है वो एकदम अचंभित होता है कि अरे यार ये खुद रूबरू मेरे सामने साक्षात सेलिब्रिटी आ गए। तो ये कितनी महत्वपूर्ण और कितनी जरूरी और कितनी अच्छी चीज है जो हम लोगों ने करी है। उसके बाद 10 मिनट के बाद उसका दिमाग थिएटर पे लगता है, शो पे लगता है और वो कंटेंट देखता है, फिर वो राइटिंग देखता है, फिर वो प्रोडक्शन देखता है, फिर वो लाइट्स देखता है, फिर वो कॉस्ट्यूम्स देखता है, फिर वो आपकी प्रॉप्स देखेगा, आपकी प्रॉपर्टीज देखेगा, फिर वो आपका जो एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है, जो नॉन सेलिब्रिटी एक्टर्स हैं, जो आपके ग्रुप के एक्टर्स हैं, वो उनको देखता है, आपकी प्रेजेंटेशन देखता है, वो अचंभित हो जाता है। और हम किसी भी वर्टिकल में हम अपने ऑडियंस को निराश नहीं करते। हम सेलिब्रिटी सिर्फ ये नहीं कि हमने सेलिब्रिटी दिखा दिया और सेलिब्रिटी आया और वो 10 मिनट उसके बाद लोन हो रहा है, सेलिब्रिटी आ गया ठीक है लेकिन यार शो बड़ा गंदा था, नहीं। ऐसे ही हमारे जो प्लेज हैं वो 50-50 और 100 शोज नहीं कर जाते, वो भी कमर्शियल लेवल के, जिसमें इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज फ्लाइट्स में आते हैं, होटल्स में रहते हैं और एक हैंडसम अमाउंट हमसे चार्ज करते हैं। तो आप इमेजिन करो कि अगर उसका कंटेंट खराब होगा तो वो नहीं चलेगा सिंह साहब। बिल्कुल निश्चित तौर पर। हाँ, तो हम सेलिब्रिटी भी देते हैं, हम कंटेंट भी देते हैं, हम प्रोडक्शन वैल्यू भी देते हैं, हम सब कुछ देते हैं और प्लस हम मार्केटिंग भी देते हैं। और अपने हर शो के बाद हम एक लकी ड्रॉ भी करते हैं। क्या बात है। ये अभी आपने जो ये कहा कि शुरुआती 10 मिनट का एक आकर्षण जो होता है कि सेलिब्रिटी सामने परफॉर्म कर रहा है, मुझे याद है मैंने आपका वो शो देखा है रॉन्ग नंबर, लखनऊ में खचाखच भरा हुआ संगीत नाटक एकेडमी। आपने बैक टू बैक 2 शो किए थे और हर एक कलाकार के आने पे, आपके हर एक एक्टर के मंच पे आने पे तालियां ऐसी बज रही थी जैसे एक समय में सिनेमा हॉल में अमिताभ बच्चन साहब के एंट्री पे सिनेमा हॉल गूंज जाया करता था। लग नहीं रहा था कि हम नाटक देख रहे हैं हर एक एक्टर पे। तो वाकई ये जो पहल आपने की है, मैं कहूंगा कि चीजों को और थोड़ा ग्लैमराइज बनाना, चीजों को और आकर्षक बनाना ताकि लोग खींचे चले आए और वो उसकी कॉमर्शियल वैल्यू भी दे रहे हैं। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप देखिए कि जो रॉन्ग नंबर की जो स्क्रिप्ट है वो इतनी ब्यूटीफुली लिखी हुई है और इतनी अच्छी लिखी हुई है कि उसको अगर नॉन सेलिब्रिटीज भी परफॉर्म करेंगे तब भी उतनी ही तालियां पड़ेंगी। अगर वो अच्छे परफॉर्मर्स है तो तालियां उतनी पड़ेंगी। अब उसके बावजूद, स्क्रिप्ट के बावजूद हमने उनको सेलिब्रिटीज भी दे दी और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 सेलिब्रिटीज है रॉन्ग नंबर। अब 6 सेलिब्रिटीज है और मैंने टिकट प्राइस क्या रखी थी, 500 रुपया लखनऊ। तो एक आदमी जो 300 रुपया 500 रुपया खर्च के वो देख सकता है शो। तो उसके लिए एक वैल्यू फॉर मनी है। 500 रुपए में भी 6 सेलिब्रिटी मिल रही है तो 90 रुपए की एक सेलिब्रिटी की कीमत हुई उस नाटक को देखने की। मैं कमर्शियल गाय बॉस, तो मैं कमर्शियली सोचता हूँ हर चीज को। सो प्लस आपने उसमें सेट देखा कितना अच्छा है। हमारा जो लाइट मैन था वो भी मुंबई से आया था। जो हमारा लाइट मैन था, हमारा जो प्रोडक्शन डिजाइनर था, हमारा जो जितने भी हैं हम लोग, वी ट्राई टू ग्रैब द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम वेर एवर द टैलेंट इज, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे वो कहीं पे भी, हम बेस्ट टैलेंट को दर्शाते हैं। तो लोगों के अंदर एक बटरफ्लाई की जो भावना थी ना, जो एक बटरफ्लाई इन द टमी, वो खत्म ही नहीं हुई। उस पूरे के पूरे नाटक में होता है। अभी राकेश बेदी आ गया, उसकी एंट्री होगी, अभी डलना दिरानी की एंट्री होगी, वहां से कीश्वर आ रही है, अवतार गिल पहुंच रहे थे, राजेश पुरी पहुंच रहे। आई वॉज प्रोबेबली दी ओनली नॉन सेलिब्रिटी इन दैट प्ले, बट उस प्ले की जो ताकत थी, वो ताकत इतनी सॉलिड, इतनी जबरदस्त उसकी ताकत है उस प्ले की। निश्चित तौर पर आज हम लोग 101 शोज में बैठे, क्यों बैठे? इसीलिए बैठे। थैंक यू। आप जिस शहर में जाते हैं नाटक करने, उसके पहले वो शहर पूरी तरह से फेलिसिटी थिएटर ग्रुप के होर्डिंग से पट जाता है, आपके नाटकों से पट जाता है। जिधर भी नजर उठाइए आपकी होर्डिंग दिखती है। नाटकों की ऐसी ब्रांडिंग भारत में बहुत कम देखने को मिलती है। अमूमन नाटक एक प्रेक्षागृह तक सीमित होकर के रह जाता है। शहरों में इस तरह की ब्रांडिंग हम नहीं देख पाते। ये स्ट्रेटेजी जो आपकी है ब्रांडिंग की, इसके बारे में अगर कुछ बता सके।
सिंह साहब, ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजी से पहले मैं मोटिव बिहाइंड द ब्रांडिंग आपको बताना चाहूंगा कि मैं ये चाहता हूँ कि एक अकेला इंसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जी इतना इसको पॉपुलराइज करूं, जिस भी शहर में जाऊं इतना पॉपुलराइज करूं, इसको इतना पॉपुलर बना दूं, इतना ऐसा अट्रैक्शन पैदा कर दूं सबके दिमाग में कि आदमी चाह कर भी अपनी नजर उस होर्डिंग से या उस न्यूज़पेपर आर्टिकल से या उस न्यूज़पेपर एड से हटा नहीं सकता। इसमें मेरा सक्सेस जी तो जी है ही है, लेकिन मेरे हिसाब से कम एक शहर में अगर एक भी अच्छा कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट मतलब बिजनेसमैन, अगर कोई अच्छा जी जी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन या कोई बिजनेस हाउस अगर नाटकों को सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाए, तो इससे जी जी अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी का जो मेरा जो मोटो है वो मैं अचीव कर गया कि हर जी शहर जी में एक बिजनेस हाउस चाहिए मुझे। और मुझे नहीं चाहिए, आप लोगों को चाहिए। जितने निश्चित भी तौर वहां पर। पर नाटक करते हैं, जितने भी लोग रंगकर्मी हैं, उन सबको एक बिजनेस हाउस, एक कॉर्पोरेट ऐसा चाहिए जो सामने आकर देखेंगे इतनी चकाचौंध, इतना ग्लैमर, इतना इतना कमर्शलाइजेशन कि उसको अपना पैसा डूबता हुआ ना नजर आए। बिल्कुल। तो ये तो मेरा मोटो है। और उसके बाद तो कोई भी शहर हो वो फेलिसिटी के रंग में रंग जाता है, वो रंग के रंग में रंग जाता है, मेरे को तो ये लगता है। और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे सिंह साहब, आपने लखनऊ में भी शायद ये चीज देखी होगी कि जो भी जी उस शहर के जो रंगकर्मी हैं उनके लिए मैं कभी भी कोई टिकट प्राइस नहीं रखता। वो अपना आईडी कार्ड दिखाकर अंदर आ सकते हैं, चाहे वो आइल में बैठकर देखे नाटक, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता। अगर सीटें हैं खाली तो वो बैठ सकते हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं उसको पैसे से ज्यादा टेक्निकली और कंटेंट वाइज उसको मैं पॉपुलराइज करूं, उसके अंदर एक ऐसे इमोशन डालूं कि लोग सामने आकर बैठकर उस नाटक को देखें और वो ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं और दिल्ली का ये जो फेलिसिटी ग्रुप है क्या कर रहा है। मैं नहीं कहता कि फेलिसिटी ज्यादा अच्छा कर रहा है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि कुछ तो इंसान सीखेगा। चाहे मैं जी जी आप लोगों से सीखूं, चाहे आप मुझसे सीखो, कुछ तो डिफरेंस हम लोग कर रहे हैं, कुछ तो हम लोग अलग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग हर शहर में, ऑलमोस्ट इंडिया के और अब्रॉड भी बहुत शहरों में हम लोग इंडिया के जा चुके हैं, नाटक कर चुके हैं, नाटक दिखला चुके हैं। और आज उसका रस और उसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने है। तो मेरा जी सिर्फ जी यही मोटिव है कि एक उसको इतना चकाचौंध, इतना ग्लैमराइज कर दूं कि लोग उसको देखें और बिजनेसमैन और बिजनेस हाउसेज अट्रैक्ट हों और आप लोगों को, हम लोगों को सपोर्ट करें और उनको अपना पैसा डूबता हुआ ना दिखे। और इतना जी जी कमर्शलाइज कर दूं कि वो आए और वो टिकट खरीदें और उनको पिंच हो, बिजनेसमैन को या जो एक नॉर्मल इंसान जो शहर का, उसको थोड़ा सा पिंच होना चाहिए। आज की तारीख में आप ये देखिए, कोई भी नई मूवी निकलती है, कोई भी नया सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर रिलीज होती है, तो चाहे आप 1000 रुपए का रिक्लाइनर में बैठ के भी उसको देखते हैं, आप 500 रुपए का भी जी जी खरीदते हैं, 200 रुपए का भी, अपनी हैसियत के हिसाब से हर आदमी खरीदता है। उस टाइम, उस बिल्कुल समय पीवीआर के पास कोई नहीं जाता या फन सिनेमास के पास कोई नहीं जाता कि हमें डिस्काउंट दे दीजिए साहब, हमें ये दे दीजिए। आइनॉक्स वालों के पास कोई नहीं जाके बोलता कि हमें आप पैसा दे, पैसे का थोड़ा सा आप हमें रहम कर दीजिए। तो थिएटर के लिए क्यों बिल्कुल बोलता है? सही हो। बिल्कुल थिएटर सही। के लिए क्यों बोलता है? नहीं बोलना चाहिए। तो थोड़ा सा तो हम जेब में छेद करेंगे, लेकिन वो छेद जो है वो एक अच्छी कॉज के लिए, बिल्कुल। और वो और हमारी इंडस्ट्री को बचाने के लिए, हमारी इंडस्ट्री को एक एक अलग मुकाम पर पहुंचाने के लिए। हम्म। तो इसलिए हम तो हर शहर को फेलिसिटी के रंग से रंग देते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसके बाद कौन सी वो गली है या कौन सा वो नुक्कड़ है जहां पर हमारी होर्डिंग ना लगी हो। और मैं इसको पर्सनली जी मॉनिटर जी करता हूँ। मेरे पास 112 फेलीफैम मेंबर्स हैं। हमारे फेलिसिटी के मेंबर्स को हम फेली फैम बोलते हैं, फेली फैमिली। और ओके ओके। जो हमारा कल्चर है उसको हम बोलते हैं फेली कल्चर। तो इसमें हमारे कल्चर में हमारे रूल्स आ जाते हैं, हमारे जो भी सिद्धांत हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सब आ जाते हैं। और जो भी इंसान फेलीफैम का मेंबर बनता है उसको फेली कल्चर के बारे में पूरी नॉलेज, पूरा ज्ञान होना चाहिए, जिसमें बहुत अच्छे जी अच्छे जी। पॉइंट्स हम लोग कवर करते हैं। जैसे टाटा ने अपना कल्चर बनाया, फेलिसिटी ने अपना कल्चर बनाया है, क्या दिक्कत? क्या बात है, क्या बात है। तो सर आपके जो ये कॉमर्शियल नाटक होते हैं, चूंकि मैं उसका साक्षी रहा हूँ, हर एज ग्रुप के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एज ग्रुप के लिए आप काम कर रहे हैं। आपके नाटकों में हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, नाटक को सपरिवार आते हैं, एंजॉय करते हैं। स्क्रिप्ट, कॉमर्शियल नाटक की जो स्क्रिप्ट आप सेलेक्ट करते हैं या जिस टाइम पे अपने राइटर से आप अनुरोध करते हैं कि कुछ ऐसा लिखिए, तो आप किस तरह के कंटेंट पे ध्यान देते हैं कि लोग सपरिवार बैठ करके नाटक देख सकें? सर, सबसे पहले तो मैं सबसे क्लीन नाटक बनाने की मुहिम करता हूँ। मैं अपने राइटर्स को ये बोलता हूँ कि आप साफ
अच्छा नाटक बनाओ जिसमें एक 8 साल की उम्र का बच्चा और एक 90 साल की उम्र का बुजुर्ग भी उस नाटक को जी 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 एंजॉय करे, उसको देखे, उसमें कुछ गंदबला ना हो, उसके अंदर कोई वल्गैरिज्म ना हो, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज ना हो जो फैमिली के साथ बैठे हुए देखने में आपको शर्म आए। जी 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 दूसरा पार्ट ये है कि मैं मेरे नाटकों में, मेरे प्लेज में, हम जो थिएटर करते हैं उसमें हम हर एज ग्रुप का ध्यान रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि वैसे भी अगर आप देखें सिंह साहब, तो नाटक देखने वालों की ऑडियंस बहुत कम है, और अगर उसमें भी हम लोग एज ग्रुप रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे कि ये 40 साल से ऊपर ही आदमी देख सकता है या 20 और 30 साल की उम्र का आदमी देखा, तो आपका नाटक कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर आप जी कमर्शियल जी एंगल जी से उसको अगर आप उसको कमर्शियल एंगल से देखेंगे, तो कमर्शियल एंगल से आपको ये बहुत जरूरी है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। और मेरा तो एम ये है कि अगर एक रेडियस है एक शहर में नाटक देखने वालों का, तो मेरा जो एम होता है उस रेडियस को 4 गुना कर दूं। जी और जी हमने जी फेलिसिटी थिएटर ने पिछले 12 महीनों में, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसमें जी जी फेलिसिटी जी थिएटर ने 43,292 लोगों को अपने नाटक दिखाए हैं, टिकट बेचकर दिखाए। क्या बात है। और दिल्ली में नाटक देखने वालों की जो एक रेडियस है, अगर आप दिल्ली की बात करें, तो वो रेडियस 5 से 10 हजार से ज्यादा नहीं है। जी ढाई जी करोड़ की पॉपुलेशन में 5 से 10 हजार रंग प्रेमी है। अब इसमें मैं आपके जो नॉर्मल नाटक है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर एक जी कोई जी जी अलादीन आ जाए या कोई वॉल्ट डिज्नी का कुछ आ जाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें तो इट इज दैट बिकम्स लाइक अ पेज 3 पार्टी। उसमें तो हर आदमी जी 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 ड्रिंक्स भी करने जाता है, खाना भी खाने जाता है, और एक इट इज लाइक अ ग्लैमर शो। सो वो जी जी अलग, उसकी एक अलग ऑडियंस है, उस पर भी मैं आऊंगा बाद में। सो मेरा सिर्फ हम्म, यही जो मोटिव है वो ये है कि हम सबको दिखाएं ताकि हमारा रेडियस इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा लोग नाटकों को देखें, पसंद करें। जब तक ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं देखेंगे, आपको बैक टू बैक हाउसफुल शोज नहीं मिलेंगे, तब तक आपका प्ले हिट नहीं हो सकता। तो अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट हम्म, करेंगे तो ये बहुत गलत बात है, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। जी जी थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अपने प्लेज और अपने राइटर्स को बोलता हूं कि आप उसको कमर्शलाइज्ड रखें और करें। आप उसको कमर्शियल रखें। हमें को ब्लैक थिएटर नहीं दिखाना है लोगों को। मेरे को एक एक्टर को खड़ा करके ब्लैक थिएटर दिखा के उसकी एक्टिंग की स्किल्स नहीं दिखानी, मुझे नहीं दिखानी। ये मेरी अपनी फिलोसफी है, आप मेरे से डिफर कर सकते हैं, बहुत लोग मेरे से डिफर करते हैं इस चीज में, लेकिन मुझे नहीं दिखानी। मुझे अपने ऑडियंस को खुश करना है, मुझे अपने ऑडियंस को ताली पिटवानी है, मुझे अपने ऑडियंस को ये दिखाना है कि इस लेवल का काम स्टेज पर हो सकता है, लाइव थिएटर में हो सकता है। मैं 5 घंटे का शो भी बना चुका हूँ, एक प्ले है मेरा 5 घंटे का है, और उसमें भी हमने 2 इंटरवल रखे, और 2 इंटरवल के बावजूद भी एक भी इंसान बोर नहीं हुआ, एक भी इंसान तड़पा नहीं उठ के वापस जाने से, क्योंकि हमने उसमें जी इतना जी कमर्शलाइजेशन डाला, इतना गुड डाला है कि आदमी देख के खुश हुआ और उसको एक एक सीन में मजा आया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कोई भी पीछे सेट ना हो, ब्लैक कलर का एक पर्दा हो, एक आदमी खड़ा होके सिर्फ अपने डायलॉग्स बोले जा रहा है और एक्टिंग अच्छी कर रहा है, उम्दा एक्टिंग कर रहा है। मुझे वो चीज अपनी ऑडियंस को नहीं दिखानी, क्योंकि मैं उनका माइंडसेट चेंज करना चाहता हूँ। ये वही ऑडियंस है जो थिएटर को थू थू करके आती है कि यार थिएटर में तो बेकार काम होता है। क्यों बेकार काम होता है? बिकॉज एक कमरे में, एक बेडरूम में, एक ड्राइंग रूम में प्ले कंसेप्चुलाइज होता है, कोई भी स्क्रिप्ट पकड़ ली, चलो अच्छी होगी, किसी अच्छे राइटर की होगी, वो पकड़ ली, और आपने एक ऑडिटोरियम बुक करा दिया और आपने जाके थिएटर कर दिया, आपने लोगों को बुला लिया। 90% लोग जब वहां से बाहर निकलते हैं, एक तो कोई पहुंचता नहीं है पहले तो, और जब पहुंचता भी है, जब जी जी बाहर निकलता है, वो कहता है यार ये तो ना प्रोडक्शन थी, ना ये था, ना वो था, ना ये था, ना वो था, कुछ भी नहीं था, और वो डिस्गस्ट होकर निकलता है। तो आपने अपना काम तो कर लिया, आपने अपना पैशन तो जी लिया, लेकिन आपने इंटर्न क्या हम्म, किया? थिएटर जाने वाले 200 लोगों को आपने थिएटर से काटा मरवा दिया कि भाई हम थिएटर दोबारा नहीं देखेंगे। फिर उनका कोई भाई बंधु अगर कोई थिएटर करे तब तो वो चले जाएंगे, लेकिन वो नॉर्मल आदमी वो थिएटर देखने नहीं जाएगा। लेकिन जब फेलिसिटी थिएटर का हम लोग कोई भी प्ले करते हैं, वो कमर्शलाइजेशन में और जो प्रोडक्शन वैल्यू में इतना रिच होता है, इतना इतना कमर्शियल प्ले होता है कि लोगों को हंसी भी आती है, आंसू भी आते हैं, खुशी महसूस होती है, हर टाइप का इमोशन आता है, पूरे के पूरे नवरस ऑडियंस जीती है मेरे हिसाब से। तो जी 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 उससे क्या होता है, जब वो इंसान बाहर निकलता है, वो ना सिर्फ फेलिसिटी थिएटर के शोज को और प्लेस को प्रमोट करता है और बोलता है नहीं यार फेलिसिटी का शो है तो आप जरूर जाओ, आप गारंटी है कि आपको मजा आने वाला है। विजाविज आप अगर एक ब्लैक थिएटर देख के बाहर निकलो, आप कभी ग्रुप को छोड़ो, आप थिएटर के लिए ही किसी को प्रोत्साहित नहीं करो। सो मेरे जी को जी जी वो सिस्टम मेरे को चेंज करना था,
और वो सिस्टम मैंने बहुत हद तक चेंज किया है। और सर आप बिलीव नहीं करेंगे, 2009 में जब हम लोगों ने प्लेस शुरू करे थे, हम 50 रुपए क्या 20-25 रुपए की टिकट रखते थे और तब भी कोई आदमी आता नहीं था देखने के लिए। और आज मेरे महाभारत दी एपिक टेल की एक टिकट 9,500 रुपए की है इंक्लूडिंग टैक्सेस। और एक टिकट और पूरे के पूरे हाउसफुल शोज मेरे को मिले हैं, और हमने 53 शोज हमने ऑलरेडी कर दिए। सर 9,500 इंक्लूडिंग जीएसटी हमारी टिकट प्राइस थी आगे वाली सीट की एट श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली। सो यू कैन वेल इमेजिन। यस, आप अगर प्रोडक्ट अच्छा रखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका प्रोडक्ट ना बिके। हिंदुस्तान में ना पैसे की कमी है, ना कलाकारों के प्रेमियों की कमी है। अगर एक इंसान एक मूवी देखने के लिए 3,000 रुपए का पूरा पैकेज ले सकता है, जिसमें वो पॉपकॉर्न भी खाता है, पैटी भी खाता है, और लेट के रिक्लाइनर में एक मूवी देखता है और 2 घंटे बाद निकल के बोलता है पैसा वसूल, तो क्या वो इंसान ये चीज थिएटर में नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? हम लोगों ने बुक माई शो और मेरी पार्टनरशिप है, और हम लोगों ने पार्टनरशिप करके लोगों को कैंटीन का पूरा हम लोगों ने बीड़ा उठाया। हम लोगों ने उनको अच्छे नॉट द टिपिकल तेल वाले समोसे, हमने उनको पॉपकॉर्न भी दिए, तो बटर पॉपकॉर्न दिए जो मशीन वाले हैं, जो आपको पीवीआर सिनेमाज में और आइनॉक्स में मिलते हैं। हमने मोमोज रखे, हमने XYZ ऐसी आइटम्स रखी कि थिएटर से तो जो आमदन होनी है वो तो होनी है, हमारी कैंटीन भी उतना ही कमा के दे जितना हमारा थिएटर कमा के देता है। जी। फिर हमने वर्टिकल्स और शुरू किए, हमने गाड़ियों का डिस्प्ले शुरू किया, हमने कार कंपनीज को कांटेक्ट किया, हमने एडवर्टाइजर्स को कांटेक्ट किया, हमने स्टॉल्स को कांटेक्ट किया। सो हमारे एक आयोजन में 9 वर्टिकल्स थे। थिएटर वाज ओनली 1 वर्टिकल। दैट वाज माय conceptualization, that was my brainchild, that I will amalgamate it in such a beautiful way। मैं उसको ऐसे जोड़ूंगा, ऐसे फ्यूजन करूंगा कि एक आदमी जो आएगा उसको ना सिर्फ वो थिएटर देखे, वो अपनी मर्जी अपनी पसंद का खाना भी खाएगा, कैंटीन भी जाएगा, कपड़ों की स्टॉल भी देख सकता है, गिफ्ट स्टॉल्स भी देख सकता है, वो गाड़ियों का डिस्प्ले भी देख सकता है। वो सिर्फ थिएटर देखने नहीं आ रहा है। मेरे इंटरवल्स होते हैं 20 मिनट के, लेकिन 20 मिनट बाद हर एक इंसान कैंटीन से वापस अपनी सीट पे बैठा होता है। उसके बाद हमारा शो शुरू होता है, और वो एकदम सेटिस्फाइड होके बैठता है कि यार ये ऐसा थिएटर हमने नहीं देखा। सो दैट इज द डिफरेंस दैट फेलिसिटी थिएटर हैज ब्रॉट इनटू द मार्केट। हमने बुक माई शो को बहुत अच्छी तरीके से, मैं कहूंगा कि हमने उनके साथ पार्टनरशिप करी, और हमने उनको ये समझाया कि आपको थिएटर को प्रमोट करने के लिए अपनी बैंडविड्थ इंक्रीज करनी चाहिए। और उन्होंने थिएटर को मद्देनजर रख के, राहुल बुच्चर को, फेलिसिटी थिएटर को मद्देनजर रख के बहुत बैंडविड्थ इंक्रीज करी। और मेरे सारे के सारे प्ले सिर्फ बुक माई शो पे कमीशन दे के लगने वाले प्लेज नहीं है, उसमें दे आर माई इक्वल पार्टनर इन सेलिंग द टिकट्स एंड इंश्योरिंग कि मेरे पेड एडवर्टाइजमेंट कम से कम हो। और इन लोगों के साथ जो डिजिटल, जो आज की तारीख में हम स्मार्टफोन्स के शौकीन हैं, हम लोग कंप्यूटर्स के शौकीन हैं, कि हम लोग देखते हैं और हमारा बुकिंग जो है सारी की सारी हमारे फोन पे हो जाती है। आज न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी बड़े शहरों में तो लोगों ने ऑलमोस्ट एक तरीके से पढ़ना ही बंद कर दिया। सब लोग ई पेपर्स और डिजिटाइजेशन पे जा रहे हैं, स्पेशली द न्यूअर एंड द यंगर जनरेशन। जी। और मेरे प्लेस जो हैं, मेरे जो शोज हैं, वो एक 16 साल की लड़की और एक 21 साल का कॉलेज का लड़का और एक 12 साल का बच्चा और एक 9 साल का चाइल्ड, सबके लिए, और वो सब उतना ही खुश होके उसको देख के निकलते, विच वॉज अ चैलेंज इन इटसेल्फ टू कीप एवरीबडी हैप्पी। सो ये 3-4 जो मैंने चीजें करी, जिसकी वजह से आज फेलिसिटी वहां पर है जहां पर वो पहुंचा। मैं ये चाहूंगा कि हर थिएटर ग्रुप ऐसी ही चीजें करे, अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए नई नई चीजें सोचे, नए नए पकवान, नई नई रेसिपीज लेकर आए। नहीं तो क्या होता है कि किसी एक रेस्टोरेंट में भी अगर आपका सेम टाइप का है, जैसे लखनऊ में अगर बास्केट चाट मिल रही थी एक टाइम पे, एक जमाने में, तो बास्केट चाट ही अगर वो बेचता रहता तो वो आज वहां नहीं पहुंचता जहां वो पहुंच गया। उसने अपने मेन्यू के अंदर चेंजेस करे होंगे, उसने अपने डिशेस के अंदर चेंजेस करे होंगे, उसने 10-15 वर्टिकल्स और ऐड करे होंगे, तब जाके आज वहां पर पहुंचा है जहां पर वो पहुंचा। अगर हम थिएटर में नई नई चीजें ऐड नहीं करेंगे तो वो वैसे ही बेचारा थिएटर जो एक मैं कहता हूँ लॉगर ग्राउंड्स पे है, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाए।
जी जी। सो मेरा जो मेन जो मोटिव है वो कमर्शलाइजेशन करने का। ठीक है, हमें तो फायदा होना ही है, हम हर आदमी अपने फायदे के लिए तो काम करता ही है, लेकिन मैं इंडस्ट्री के एट लार्ज इंडस्ट्री के फायदे की बात सोच के तब मैं उसको कमर्शियल। कई बार मेरे को मेरे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया हमारे फेली फैम के जो मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट जी जी। 112 या 115 हमारे मेंबर्स हैं, वो सब कहते हैं कि सर अब आपको प्रमोट करने की क्या जरूरत है, आपका प्ले तो बिक चुका है, 4 दिन पहले ही हाउसफुल हो चुका है, आप अब क्यों इसकी प्रमोशन कर रहे हैं। मैं कहा मैं प्रमोशन अपने शो को बेचने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को और अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। उसमें दो फायदे हैं कि या तो इंसान अट्रैक्ट होगा और देखेगा कि इसके अंदर कितना रस है, इसको और और पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर कोई इंसान बुक माई शो पे जाकर अगर टिकट बुक करने की कोशिश करता है, उसको जब हाउसफुल दिखता है तो उसकी अट्रैक्शन, उसकी जिज्ञासा और बढ़ती है, बिल्कुल और बढ़ती है। तो उनको ये लगता है कि यार इसको कमर्शलाइज करा, और आज अखबार में ऐड आ रहे हैं, हमारे एडिटोरियल्स में आर्टिकल्स आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, तो सबको ये लगता है कि ये इसके अंदर बहुत रस है, ये खत्म नहीं हुआ है। जो लोग ब्लैक थिएटर देख के बाहर निकल के बोल रहे हैं कि ये चीज खत्म हो चुकी है, बेकार है थिएटर, वही लोग बोल रहे हैं कि थिएटर बेकार है। और उनके दोस्त और उनके जो समधी और उनके जो बंधु हैं, वो उस चीज को देख के उस चीज की एग्रीमेंट में आ जाते हैं, उस चीज के एग्रीमेंट में आ जाते हैं, और वो जाते ही नहीं देखने के लिए। और अगर उनमें से कोई चले भी जाते हैं तो वो फिर से एक और ब्लैक थिएटर देखकर वापस आते हैं और बिल्कुल ही जाना बंद कर देते हैं। फिर एक फेलिसिटी थिएटर को स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है, एक नई मुहिम, एक नई डॉट से शुरू करना पड़ता है, और पूरा व्हील दोबारा से इन्वेंट करना पड़ता है, और लोगों को समझाना पड़ता है कि हमारा थिएटर वैसा नहीं है, आप आए, आप देखें, आपको अच्छी लगेगी, और ये हमारी गारंटी है। मैंने तो कई बार लोगों को ये भी बोला आपको पसंद नहीं आएगा तो आपका पैसा वापस। दैट इज द काइंड ऑफ ओपन चैलेंजेस दैट आई गिव ऑन स्टेज, बिकॉज ये नहीं कि मैं वो कर सकता हूँ इसलिए कर रहा हूँ, बट लोगों को अट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, हमें अपनी बैंडविड्थ बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर आज 15,000 लोग देख रहे हैं तो अगले साल 1 लाख देखें और उसके अगले साल 5 लाख देखें, यही टारगेट होना चाहिए। जी। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है सभी थिएटर आर्टिस्ट के लिए सर। जो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ थिएटर करना चाह रहे हैं, फिल्मों की ओर आकर्षण नहीं है उनका, अभी जो एक समस्या आ रही है वो जीविका की आ रही है, क्योंकि जैसा आपने बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी बनाई है, इतने सारे लोगों को रोजगार दिया, इतने सारे लोगों को इससे जोड़ा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो अपना जिनका लाइवलीहुड चल रहा है इससे। लेकिन जो छोटे शहरों में रह करके या इस तरह की ऐसे शहरों में है जहां पे बहुत ज्यादा उसकी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, थिएटर तो करना चाह रहे हैं, थिएटर के माध्यम से एक चेंज लाना चाह रहे हैं सोसाइटी में, एक अच्छा एंटरटेनमेंट देना चाह रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप का क्या मैसेज है, वो क्या करें अपनी सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए? सर देखो, थिएटर तो जुनून से होता है, जब तक जुनून आपके अंदर नहीं होगा आप थिएटर नहीं कर पाओगे। सो जो मैंने आपको अभी इससे पहले बताया कि किसी भी शहर में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग उसको अपने फेलिसिटी के रंग से रंग देते हैं, ताकि लोगों का अट्रैक्शन रहे और एक नया कोई बिजनेस हाउस, कोई नया कॉर्पोरेट निकल कर आए जो उस शहर के जो रंगकर्मी है उनको सपोर्ट करे। सो ऐसे इंसान, अच्छे इंसान हर शहर में होते हैं। सिंह साहब, उनको ढूंढने की देरी है। आप उनको अपना मैसेज दीजिए, आप अपना कंटेंट लेकर जाइए, आप उनसे बात करिए। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं लेंगे। फिर अखबार और जो मीडिया के माध्यम से आप लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, वो मतलब और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आप अपने प्लेस को बताइए। लेकिन कोई ऐसा प्ले, जरूरी नहीं है कि आप उसको कोई ऐसा प्ले बताएं जो ऑलरेडी लोगों के, या तो उन्होंने उसकी किताब पढ़ी हो, या वो नाटक पढ़ा हुआ हो, या देखा हुआ हो कहीं पे, तो कहेंगे ये तो ये कॉन्सेप्ट मैंने देखा हुआ। तभी हमारे ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स के बहुत बहुत जरूरत है। जितने भी हैं उनको ओरिजिनल स्क्रिप्ट जरूर लिखनी चाहिए। किसी भी शहर में राइटर्स की कमी नहीं है, किसी भी शहर में टैलेंट की कमी नहीं है। आज मैं यहाँ पर बैठ के ये नहीं बोल रहा कि फेलिसिटी थिएटर से ज्यादा टैलेंटेड और कोई नहीं, बिल्कुल मैं ये वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन हमें उस चीज को समझना पड़ेगा, हमें उस चीज को जानना पड़ेगा, हमें अपने शहर के जो पॉजिटिव्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मीडिया हाउसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ऑन स्टेज और बैक स्टेज से ज्यादा हमें ऑन द रोड्स हमें ये चीज करनी पड़ेगी, बैक एंड करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड बैक एंड। सो फॉर मी थिएटर इज नॉट कि आज मैंने सोच लिया कि ये स्क्रिप्ट है, चलो यार कल से इसका काम शुरू करते हैं, चलो जी बुक कराओ। वो तो बहुत बाद की बात है।
जैसे मूवीज में एक प्री प्रोडक्शन होता है, आप आई एम श्योर यू नो, तो जी 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 मेरे हर प्ले से पहले एक प्री प्रोडक्शन होता है सिंह साहब। मेरा मेरा कोई भी आर्टिस्ट स्टेज पर कदम नहीं रखता, रिहर्सल के लिए भी कदम नहीं रखता, जब तक मैंने पूरा बैक एंड सपोर्ट नहीं किया होता उस चीज को। सो मेरा बैक एंड सपोर्ट से मतलब है मेरे स्पॉन्सर्स रेडी हैं, मेरे मीडिया हाउसेज रेडी हैं, मेरे चैनल पार्टनर्स रेडी हैं, मेरे सेलिब्रिटीज रेडी हैं। जब तक और उस चीज को रेडी, जैसे मैंने आपको बोला 2 साल, सर 2 साल सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन आप मुझे बताइए कितने ग्रुप्स हैं हिंदुस्तान में जो 2 साल एक एक नाटक के बारे में सोचे जा रहे हैं और स्टेज पर नहीं जा रहे, ना उसकी रिहर्सल शुरू कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन सिंह साहब? वही रीजन है, बड़ी बात है। बड़ी बात है। वो आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा, एंड इट इज अ थैंकलेस जॉब। ये आपके जुनून, आपके पैशन से ही होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। बिल्कुल आपको कुछ भी कर आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आप उस एक कंपनी को, उस एक ग्रुप को, उस एक मीडिया हाउस को आप आइडेंटिफाई करें। और मेरा चैलेंज है कि वो आइडेंटिफाई होता है। सर हमने लखनऊ में स्पॉन्सर ढूंढा, हमने कानपुर में स्पॉन्सर ढूंढा, हमने जितने मसाले वाले हैं उनको उनके पास जा जाके हम लोगों ने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रेजेंटेशंस दी हैं, हमने पीपीटीज तैयार की हैं, हमारी आईटी ग्रुप ने सारा कुछ तैयार किया और उनको पूरा का पूरा वॉक थ्रू दिखाया। हमारे बच्चों ने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। तो ये सब कुछ इन हाउस है। आज वो कारपेंटर पकड़ के उसको ठोकना को हम थिएटर नहीं मानता मैं, लेकिन अब मैं उस चीज को थिएटर नहीं मानता। उसके लिए मेरे को मेरा प्रॉप असिस्टेंट मिल जाएगा। अगर मेरी जेब में पैसा होगा तो मेरे को मेरा प्रॉप असिस्टेंट मिल जाएगा। मेरे बच्चे प्रॉपर्टीज नहीं उठाएंगे, सेट को खड़ा नहीं करेंगे। करेंगे अगर उनको सिर्फ सेट डिजाइनर बनना है या प्रॉप असिस्टेंट बनना है, उनको ऑन स्टेज की जगह बैक स्टेज ज्यादा पसंद है, मेकअप पसंद है, लाइट्स पसंद है, तो वो चीजें करेंगे। लेकिन मैं किसी को ये एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेलिसिटी थिएटर मैं किसी को ये नहीं बोलता कि तुम ये करो, तुम साले क्यों नहीं ठोक रहे हो, तुम कील ठोको, तुम प्रॉपर्टी को खड़ा करो, ट्रक से माल उतारो। मेरे को लेबर मिल जाएगी बॉस, मुझे अपने बच्चों को खराब नहीं करना इन चीजों में। नहीं तो एक्टर बेचारा मजदूर बन के रह जाता है। मुझे अपने एक्टर को मजदूर नहीं बनाना, आई एम वेरी क्लियर। मुझे अपने एक्टर को एक्टर बनाना है, मुझे अपने एक्टर को सेटिस्फैक्शन देनी है। जो मेरे ग्रुप के अपने बच्चे हैं, मेरे जो अपने एक्टर्स हैं, जी। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कहावत सुनी होगी, नलायक बच्चों के बस्ते भारी। हर नलायक बच्चे को लगता है कि मेरा जो बैग है बहुत भारी है। ऐसा नहीं, बैग सबका भारी है बॉस, लेकिन हमें बहाना नहीं ढूंढना है। हमें प्ले को आइडेंटिफाई करके होपफुली ट्राई करो ओरिजिनल स्क्रिप्ट, और उसके बाद हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, एक रणनीति बनानी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि फेलिसिटी थिएटर बिल्कुल तैयार है ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, मॉरलिस्टिक सपोर्ट हो, कमर्शियल सपोर्ट हो, किसी भी टाइप का सपोर्ट हो। मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं और मेरे पास लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आते नहीं है और मैं उनको सिर्फ ये हवा में बातें करूं, ऐसा नहीं है। दिल्ली की कम से कम 7 से लेकर 8 थिएटर ग्रुप्स को हम लोगों ने किसी भी तरीके का सपोर्ट प्रदान किया है। बड़ा इनिशिएटिव है ये, क्योंकि ऐसे दौर में जहाँ पे स्पॉन्सर्स बटोरना मुश्किल है, वहां पे अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और हमारा सिंह साहब ये अपना व्हीकल, इट इज अ ऑटोमेटिक व्हीकल। आप समझ, इसको यूएवी कहते हैं। हमारा जो फेलिसिटी थिएटर, हम इसको यूएवी कहते हैं कि इट इज अ सेल्फ डिपेंडेंट मशीनरी। इसमें पेट्रोल भी हमारे टिकट्स बेच के डलता है। इसमें हमारी जर्नी जो तय करते हैं, हम लोग सब इस पे सवार होकर अपनी जर्नी तय करते हैं। हम इसमें परफॉर्म करते हैं। हम अपने आप को इतना कंटेंट वाइज रिच करते हैं, प्रोडक्शन वाइज रिच करते हैं, और ऑब्वियसली एक्टर्स वाइज रिच करते हैं, सेलिब्रिटीज वाइज रिच करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि लोग आएंगे कैसे नहीं। बिल्कुल सर, ये वही दिन था जो मैं आपको बता रहा हूँ, 25 रुपए की टिकट से आज हम 9,500 रुपए की टिकट तक पहुंचे। कैसे पहुंचे आप इमेजिन नहीं कर सकते। भारत के अंदर आप 9,500 रुपए का अगर नाटक का टिकट बेच रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये बिल्कुल बेचे। मेरे पास पूरे इस चीज के उम्दा सबूत हैं, और मैं आपको पूरी अपनी वो बुक माई शो की जो लिस्ट आती है अमाउंट की, वो सारी मैं हवा में कोई बात नहीं कर रहा। हम इसमें डिफरेंस हमने क्रिएट किया क्योंकि हमारा जुनून था। और मेरा अपना, जैसे आपने हमारा जो जहाँ पे हम हमारा फेलिसिटी स्टूडियो है,
मंडी हाउस जी, में जी। है, दिल्ली में मंडी हाउस जो हब है, थिएटर का हब है, जिसको हम सेंटर ऑफ थिएटर कहते हैं, हिंदुस्तान का सेंटर ऑफ थिएटर कहते हैं। वहां पे हमारा अपना एक इंस्टीट्यूट है हम्म, जिसमें हमारे पास कम से कम पिछले 1.5 साल में 15 बैचेस पास आउट हुए हैं, और 15 बैचेस में एक बैच की स्ट्रेंथ लगभग 30 के करीब होती है, 30 के करीब होती है एक बैच की स्ट्रेंथ, एंड पीपल आर पेइंग मनी टू ज्वाइन। लेकिन आपको साथ में मैं ये भी बता दूं कि उसमें से कई लोग जो आर्थिक रूप से इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते, और वो बोलते हैं कि साहब हमें कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, और हमारी एक कमेटी, जो हमारी 5 मेंबर कमेटी है, जो राइटर्स को भी जी, देखती है और ये डिसीजन लेती है कि इसको कितना डिस्काउंट देना चाहिए। कई बारी 90% ऑफ द टाइम्स हम उनको फ्री में एजुकेशन देते हैं। ये एनएसडी से आधा किलोमीटर दूर है, एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जी, से जी, आधा किलोमीटर दूर हमारा स्टूडियो है, और हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जितनी फैकल्टी है, सारी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की। जी, जी, जी। उनके जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके जो बड़े बड़े डीन्स हैं, उनके डीन्स को हम लोगों ने परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स बनाया हुआ है। इट इज अ ह्यूज बिल्डिंग, हमारी बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें हमने अपना ये इंस्टीट्यूट खोला है। सिंह साहब, जी, अगर मैं जी। उसको कमर्शियल एंगल से देखता हूँ, अगर मैं उस बिल्डिंग को ही किराए पे देता तो मेरे को लाखों रुपए महीने का किराया मिल जाता। निश्चित तौर पर। लेकिन मेरा जो जुनून है वो है कि हम थिएटर को अगेन इतना ग्लैमराइज करें कि लोग अपने आप आए उसको ज्वाइन करने के लिए। आज हमारी वर्कशॉप्स में वेटिंग है, पीपल आर वेटिंग एंड वेटिंग टू सी की फेलिसिटी की नेक्स्ट बैच कब शुरू हो रहा है। प्लस हमारे सेलिब्रिटीज जो आते हैं वो हम गेस्ट लेक्चर सेलिब्रिटीज का रखते हैं। हम बॉलीवुड का जो सफर है वो भी अपने बच्चों को बताते हैं, वो अपने बॉलीवुड के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ये इतना रिच एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा? देयर आर 42 जी, जी। सेलिब्रिटीज, 42 सेलिब्रिटीज आर वर्किंग, 42 सेलिब्रिटीज आर वर्किंग फॉर फेलिसिटी थिएटर। और इन सारे के सारे सेलिब्रिटीज जब भी दिल्ली आते हैं, हम एक सेशन बच्चों के साथ इनका जरूर रखते हैं। जो भी करंट बैच चल रहा है, इस समय हमारे 3 बैचेस जी। साथ साथ चल रहे हैं। एक पर मंडे टू संडे बैच है, 7 डेज अ वीक बैच है। एक हमारा वीकेंड बैच जी, है, जी। 2 वीकेंड बैचेस चल रहे हैं, और एक फुल टाइम बैच चल रहा है। जी, जी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हमें वो डिफरेंस लाना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे चलकर इस चीज में मैदान को फतेह कर सकते हैं। एक उम्मीद जगी है आपसे बात करने के बाद राहुल सर कि चूंकि अमूमन ये बहस छिड़ी हुई है थिएटर फ्रेटर्निटी में कि कॉमर्शलाइजेशन की ओर कैसे बढ़ा जाए, कैसे हो कि हम लोगों को कैसे जोड़ें कि सर घुसना क्रिएटिवली पड़ेगा, जो इन्वॉल्व हैं। हाँ, सिंह तो साहब घुसना आपको पड़ेगा, अपनी देखे। अपनी स्लीव्स हाँ। फोल्ड करके कीचड़ में घुसना पड़ेगा, सीधी सी बात। जो मैंने आपको बताया, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपसे ज्यादा निश्चित तौर लखनऊ पे। के उद्योगपतियों को आपसे ज्यादा मैं नहीं जानता, आप ज्यादा जानते हैं। सीमेंट वालों जी, को जी। आप जानते हैं, बिजनेसमैन को, आईटी वालों को, एक्सपर्ट, सबको आप जानते हैं। आप उनको अगर प्रेजेंटेशन देंगे, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, बिल्कुल। आपका जुनून होगा, आपका पैशन होगा, ये बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता कि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जी, जी, जी। और उनके तो सपोर्ट से भी ज्यादा जब आपका कंटेंट रिच होगा, आपके एक्टर्स, आपकी प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी, आप उसको कमर्शियल करें, और आप रिस्क लेने से घबराएं ना। मेरा ये जी, जी। आप लोगों से निवेदन है, किसी से भी रिस्क लेने से घबराएं ना। थिएटर को हमें उस मुकाम पर पहुंचाना है जहां पर वो, जिस मुकाम को वो डिजर्व करता है। जी, जी। तो आपका इंटरव्यू जो लोग भी हमारे साथ देख रहे होंगे वो निश्चित तौर पे इस बात से जरूर प्रेरित होंगे, जो एक उम्मीद छोड़ चुके हैं कि नहीं थिएटर से पैसे नहीं आ सकते हैं, थिएटर का कॉमर्शलाइजेशन संभव नहीं है। तो एक उम्मीद जगी होगी कि निश्चित तौर पे अगर आपने वहां से एक शुरुआत की कि जब 20-25 रुपए का टिकट भी कोई नहीं खरीदता था, और आज कंटेंट पे ज्यादा से ज्यादा काम करने का परिणाम ये है कि 9,500 रुपए के टिकट भी लोग खरीद रहे हैं और टिकट्स अवेलेबल भी नहीं है। तो निश्चित तौर पे सिंह साहब आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरे को मेरी जिंदगी का पहला स्पॉन्सर मिला था एक प्ले के लिए, स्पॉन्सर मिल गया, लेकिन हमारे पास हमारी टिकट्स नहीं बिकी, हमारा पूरा हॉल खाली था। और अगर स्पॉन्सर ने हमें सिर्फ एक ही कंडीशन रखी थी कि अगर हॉल फुल होगा तो मैं आपको अगले प्ले की स्पॉन्सरशिप दूंगा। तो शाम को 7 बजे शो था हमारा, और सुबह 11 बजे तक हमारी 4 टिकटें बिकी थी। 600 आदमियों का ऑडिटोरियम था। हमारे पास पैसे थे, लेकिन हमारे पास आदमी नहीं। ये 2012 की बात बता रहा हूं मैं आपको सर। इसमें भी हमने एक डिफरेंस किया। हमने 2 बसें हायर करी उसी दिन, सुबह दोपहर को 12 बजे हमने बसेस हायर करी। हम उनको
एक दिल्ली में कॉलोनी है मालवीय नगर, वहां पर हम उन दोनों बसेस को लेकर गए। हमने फ्री में लोगों को बसेस में बिठाया, ऑडिटोरियम तक लेके गए, फ्री में उनको शो दिखाया और हमारे स्पॉन्सर को हमने दिखाया कि हमारा हाउस फुल था। तो हमें गिमिक भी करनी पड़ेगी, हमें सब कुछ करना पड़ेगा साहब। जी जी हमने वो एनर्जी जो हमने स्टेज ठोकने में या प्रॉपर्टीज ठोकने में लगानी थी, वो हमारे बच्चों ने लोगों को इकट्ठा और एकजुट करने में लगाई और उस बस में बिठाने में लगाई। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कहानियां हैं हमारे 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 नहीं, निश्चित तौर पे ये प्रारंभिक दौर के इसी तरह के किस्से होते हैं और इसी से सीख करके एक मुकाम पे आज आप खड़े हैं। हम इंटरव्यू के आखिरी दौर में है। आपसे एक ये जो वर्तमान दौर चल रहा है लॉकडाउन का, हम सभी अपने अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में फेलिसिटी थिएटर क्या कर रहा है इस समय? क्या अब सारी गतिविधियों पे रोक लगी हुई है, ठहरा हुआ है सब कुछ, या कुछ इनोवेटिव चल रहा है? सर फेलिसिटी थिएटर कभी रुक नहीं सकता है, भगवान का आशीर्वाद है, भोले बाबा का आशीर्वाद है, फेलिसिटी थिएटर चलता ही रहेगा, मैं हूं या मैं ना हूं। मेरे जो 114 बच्चे हैं जिनको मैं फेली फैम कहता हूं, वो एक एक बच्चा राहुल बुच्चर है, एक एक बच्चा, उसका दिमाग, उसका पैशन, उसकी ड्राइव हमारे फेली कल्चर का वो हिस्सा है और फेलिसिटी थिएटर रुक नहीं सकता। सो हमने बहुत एक इनोवेटिव चीज करी। जब भी मैं इस लॉकडाउन के दौरान पहले 1 महीने में देख रहा था तो सब लोग इंटरव्यू दे रहे थे, जैसे हमारी भी इंटरव्यू चल रही है, हर बड़े से बड़ा ग्रुप 4 लोगों को बिठा के इंटरव्यू कर रहा था, वेबिनार्स कर रहा था। सो मेरे को लगा कहीं ना कहीं लोग इस चीज से भी बोर हो जाएंगे एक टाइम के बाद, एक समय के बाद। सो हम लोगों ने एक अलग ही पहल कर दी साहब। हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, मैंने और बुक माई शो ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया लाइव प्लेज स्ट्रीमिंग का। तो बुक आपके शहर में भी अगर आप बोलेंगे, तो ये मेरा आइडिया था जो मैंने बुक माई शो से डिस्कस किया, मेरे पार्टनर्स हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया। मैंने कहा मेरे जितने भी प्लेस की रिकॉर्डिंग है वो मेरे पास है, मैं लाइव स्ट्रीमिंग में जाना चाहता हूँ और आप ये प्लेटफॉर्म मेरे साथ बैठ के तैयार कीजिए, जिसमें आदमी 500, 200, 300, 600 रुपए की टिकट खरीदेगा और वो मेरा प्ले अपने कंप्यूटर पे या अपने टीवी पे देखेगा लाइव स्ट्रीमिंग। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है सिंह साहब, और ये आइडिया भी किसी को नहीं आया था, ये आइडिया भी भगवान की दया से हमारे दिमाग में ही सबसे पहले आया और हमने वो प्लेटफॉर्म तैयार किया। आज आप लखनऊ बुक माई शो खोलेंगे तो फेलिसिटी थिएटर के 10 प्लेस लगे हुए हैं। आज दुबई में बुक माई शो खुलेगा तो दुबई में 10 प्लेस लगे हुए हैं। आज अमेरिका में बुक माई शो है तो अमेरिका में 10 प्लेस हमारे लगे हुए हैं। तो कोई भी इंसान, जैसे 15 तारीख को हमने स्ट्रीमिंग है फॉर एग्जाम्पल, तो 15 जून की हमारी स्ट्रीमिंग है, तो उस 15 जून को वर्ल्ड में कहीं पर भी आदमी हमारी स्ट्रीमिंग देख सकता है। मेरी ऑडियंस आज 700 करोड़ हो गई है साहब। मेरी ऑडियंस 600, 700, 800 नहीं है, पूरा वर्ल्ड मेरी ऑडियंस है। मैं तो ये कहूंगा लॉकडाउन में तो पूरी दुनिया मेरी ऑडियंस हो गई है। जी 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 जी। आप 600 रुपए में मेरा प्ले देख सकते हैं, आप 200 रुपए में मेरा कॉमेडी प्ले देख सकते हैं और पूरा प्ले जैसा हमने रिकॉर्ड किया। ठीक है, उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन ना होने से कुछ होना बेहतर है। हाँ, निश्चित तौर पे आपने एक ऑल्टरनेट खड़ा किया। So it is something like an OTT platform, like a Netflix or like an Amazon or whatever. ऐसे बुक माई शो ने अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हमारे साथ और हम लोगों ने उसके अंदर अपने प्लेस को डाला, अपने शोज को डाला। और अभी हमारे रॉन्ग नंबर और ओवी हमारा एक हॉरर प्ले है जिसमें चीजें अपने आप आसमान में उड़ती हैं, नीचे उतरती हैं। आप अगर उसको देखेंगे तो आप कभी बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ऐसा प्ले भी कभी बन सकता है जिसमें इतना मैजिक होएगा स्टेज पर। तो वो दोनों प्लेस हमने डाले और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। रॉन्ग नंबर में हमारे 250 टिकट्स बिके ऑनलाइन, तो लोगों ने हमारे प्लेस को टीवी पे देखा। हाँ, और मैं इस चीज में विश्वास नहीं रखता कि कोई आदमी टीवी पे देख लेगा तो वो थिएटर में देखने नहीं जाएगा। अरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई 150 के 150 करोड़ देख लेंगे। हालांकि मेरा टारगेट 150 करोड़ है। तो हमें सोचना पड़ेगा लॉकडाउन में, या तो आप अपने बिस्तर पे सो जाओ और सोचो कि कुछ नहीं हो सकता, थिएटर नहीं खुलेंगे, ये नहीं खुलेगा, या आप ये चीज कर सकते हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक हमने पहल करी। और दूसरी मैंने एक और चीज परसों लॉन्च करी है, डे बिफोर यस्टरडे, जिसमें मैंने फेलिसिटीज मास्टर क्लासेस बाय द ग्रैंड मास्टर करके ब्रांड बनाया, जिसमें बॉलीवुड के कम से कम 15 लोगों को, 15 सेलिब्रिटीज को मैंने रोप इन किया और उनको बोला कि आप एक महीने का सेशन करेंगे। तो अगर आप उस वर्कशॉप को लेते हैं तो हमारा क्रिएटिव बड़ा अच्छा उसका ऑलरेडी बना हुआ, जिसमें पहला सेशन 1 महीने का है, जिसमें 12 क्लासेस होंगी और 12 क्लासेस में पुनीत इस्सर साहब, रोहिणी हत्तांगनी जी, राकेश बेदी जी और अनंत महादेवन साहब,
ये हमारे 4 सेलिब्रिटीज हैं, रोहिणी जी हैं, पुनीत जी हैं, राकेश बेदी जी हैं और अनंत महादेवन है। ये 3-3 जी क्लासेस, 3-3 घंटे की 3-3 क्लासेस लेंगे और इसको भी हमने कमर्शलाइज किया है और इसमें भी बहुत ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स आ रहा है और ये भी बुक माई शो हमारे लिए हमारे साथ मिलकर प्रमोट कर रहा है। सर, लॉकडाउन के इस दौर में भारतेंदु नाट्य एकेडमी ने रंग समागम कार्यक्रम की ये जो योजना बनाई, वेबिनार के माध्यम से उन लोगों से जुड़ने का प्रयास जो लोग रंगमंच के क्षेत्र में कुछ उम्दा काम कर रहे हैं, इस पहल के बारे में आपकी क्या राय है? ये जो पहल है, मैं सिर्फ लॉकडाउन की पहल क्यों, मैं तो पिछले कितने वर्षों की पहल की बात करता हूँ कि बीएनए ने जो ये करा है, ये स्टूडेंट्स के बाद स्टूडेंट्स, लोगों के बाद लोग, रंग कर्मियों के बाद रंग कर्मी इतने पैदा किए, इतने निकाले, इतना मोटिवेट किया उनको कि जो एक बार बीएनए में आया वो बीएनए का होके रह गया। जितने भी आप लोग हैं, आप लोगों का जो पैशन है, ऐसा पैशन मैंने कभी पहले नहीं देखा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा आप लोगों से रिलेशन नहीं था। जब मैं फर्स्ट टाइम प्ले करने आया था, आज कितने वर्षों पहले, आप लोगों ने मेरा ऐसे स्वागत किया था, आप लोगों ने मुझे ऐसे वेलकम किया था जैसे कि प्रधानमंत्री का कोई वेलकम करता है। और मुझे अपने आप में शर्म आने लगी थी, कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी इतनी क्यों ये लोग स्वागत करें। और फिर मेरे को एक और दूसरा एक थिएटर ग्रुप था, उसने भी मेरे को यही चीज बोली, तीसरे ने भी यही। तो मैं कोई अलग से कोई एक्सेप्शनल नहीं था, आपने सबका स्वागत किया है। और बीएनए को मैं सल्यूट करता हूँ, उसके मेंबर्स को सल्यूट करता हूँ, जितने भी आप लोग हैं, आप मतलब यू डोंट गेट टायर्ड, आप लोग थकते नहीं हो। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। और ये जो चीज जो आप लोग कर रहे हैं, ये आपको बीएनए का कोई अध्यापक या कोई हेड आके या कोई डायरेक्टर आके नहीं बोलेगा कि आप ये चीज करो यार, ये चीज क्यों नहीं कर रहे। ये सब आप लोगों का अपना इनिशिएटिव है। आप लोगों को संस्कार मिले हैं बीएनए से, आप लोगों को एक ऐसी अपब्रिंगिंग मिली है, एक ऐसी टीचिंग मिली है जो थिएटर के लिए आप लोग मरते दम तक निभाएंगे। आप स्टेज छोड़ देंगे, आप बैक स्टेज छोड़ देंगे, आप कोई भी बिजनेस कहीं पर भी कर रहे होंगे, लेकिन जो आपके अंदर जो उसने आग लगाई है बीएनए, जो आपके अंदर एक आग जलाई है, वो सदा के लिए जलती रहेगी, वो अमर जवान ज्योति है, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। आप लोगों ने कभी भी उसको कमर्शियल एंगल से नहीं जोड़ा। आपने आप लोग स्पॉन्सर्स लाते हैं, आप लोग होटल स्पॉन्सर्स लाते हैं, आप लोग फूड स्पॉन्सर्स लाते हैं, आप लोग ट्रक्स लाते हैं, आप लोगों ने मेरे होर्डिंग्स कोई डिस्काउंटेड, कोई फ्री, कोई आपने कहीं लगवाए, कोई कहीं, मतलब आप लोगों ने इतना ज्यादा किया है, सगा भाई भी नहीं उतना करता, लेकिन वो रंगकर्मी ही रंगकर्मी की मदद कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कितना पैशन जाता है, कितना एफर्ट जाता है एक प्रोडक्शन को बनाने में। सो फुल मार्क्स टू बीएनए। और ये जो आप लोगों ने एक वेबिनार करा, क्रिएट किया है, इसमें मुझे एक चीज की बहुत ज्यादा खुशी है कि इसमें आप सिर्फ ऐसे लोगों को नहीं लाए जो सिर्फ एक शक्ल दिखा के अपनी चले जाएं। आप लोगों ने ऐसे लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है जिनके अंदर एक जज्बा है, एक पैशन है, एक क्रिएटिव इनपुट देना का, एक अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का एक ऐसा माध्यम आपने क्रिएट किया है कि सल्यूट टू ऑल ऑफ यू यार, ऑल ऑफ यू गाइस, आई मीन यू आर फैंटास्टिक। तो ये दैट मींस ये बीएनए की टीचिंग है, ये बीएनए कल्चर है। जैसे फेली कल्चर है वैसे बीएनए कल्चर है, और मैं हर ऐसे कल्चर को सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, शत शत प्रणाम करता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना बेहद कीमती समय निकालने के लिए रंग समागम 2020 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें भी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। मेरा जितना समय है वो थिएटर को मैं जितना समय ज्यादा से ज्यादा दूं उतना ही कम है मेरे लिए। थैंक यू वंस अगेन भारतेंदु नाट्य एकेडमी परिवार की तरफ से इस रंग समागम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फेलिसिटी थिएटर और उसकी पूरी टीम, अपने जितने फेलिफैम मेंबर्स हैं, सबकी तरफ से आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें ये माध्यम दिया कि हम अपनी आवाज आप जैसे लोगों तक, आपके ऑडियंसेस तक पहुंचा सके। शुक्रिया। थैंक यू। प्लेजर, थैंक्स।